अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अगर इसको सही तरीके से समझोगे तो आप देखोगे कि यार वाकई इस टॉपिक की वजह से जो क्वांटम फिजिक्स है वो बनी। मतलब ये क्वांटम फिजिक्स की जो बेसिक बात है प्रोबेबिलिटी वाली, वो इसी टॉपिक से आ रही है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है ना उसको देख लो। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद 100% एक्यूरेसी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि हम किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ मेजर कर लें, फाइंड कर लें विद 100% एक्यूरेसी। यानी कि हम मालूम तो कर सकते हैं, पोजीशन और मोमेंटम मालूम कर सकते हैं किसी पार्टिकल का, लेकिन हम ऐसा 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि हमारी ऑब्जर्वेशन में, हमारी डिटर्मिनेशन के अंदर कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर हम पोजीशन को सर्टेन करने की कोशिश करेंगे यानी कंफर्म करने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, और अगर मोमेंटम को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। ऐसा प्रिंसिपल जो है कहलाता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले ये बात मैं आपको बताऊं कि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, नॉट ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्योंकि सबसे पहले मैं इसी वैसे इस बात को बता रहा हूं कि आप बोलोगे ऐसा तो हमने कई मरतबा करा है। तो भाई याद रखिए, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जहां पर हम बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, कार को स्टडी करते हैं, और जितने बड़े ऑब्जेक्ट्स हम लोग स्टडी करते हैं तो वहां पर ये अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, यानी कि पार्टिकल्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो बहुत ही कॉमनली अप्लाई होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर अप्लाई होता है। इन सब जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इस बात को समझ लो। लेट डेल्टा एक्स जो है ना वो अनसर्टेनिटी है पोजीशन की, यानी कि पोजीशन में आने वाली खराबी है, एरर है। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम की, वो मोमेंटम में क्या एरर आ सकता है, कितना एरर आ सकता है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक, हाइजेनबर्ग के मुताबिक, अगर ये दोनों अनसर्टेनिटीज हैं और हम मेजर करते हैं तो द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इन द ऑर्डर ऑफ एन अमाउंट इन्वॉल्विंग एच के ऑर्डर में है, और एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कि अगर हम मेजर करें मोमेंटम और पोजीशन किसी पार्टिकल का, और फिर उन दोनों में जो भी एरर आए और उन दोनों एरर्स को हम मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है ना, उनकी अनसर्टेनिटीज को, उनके दरमियान में जो आने वाला एरर है उनको मल्टीप्लाई कराएं, तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई आता है। यानी कि एच अपॉन 4 पाई जो भी आंसर आएगा, एच प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 4 पाई कराएंगे तो जो भी आंसर आएगा यकीनन आंसर बहुत छोटा आएगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं आ सकता। ठीक है ना, जो भी एरर आएगा डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का, वो एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू के बराबर आएगा या फिर उससे ज्यादा आएगा। ये जो मैथमेटिकली फॉर्म लिखी हुई नजर आ रही है यही कहलाती है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स को हम पास करवा रहे हैं एक स्लिट से। ठीक है, हम एक स्लिट से पास करवा रहे हैं और ये रही आपकी जो स्लिट्स है, स्लिट का सेपरेशन जो है वो ये आ गया, डी सेपरेशन है स्लिट्स के दरमियान का। ठीक है, तो अभी देख लो कि जो इलेक्ट्रॉन पास होगा ना उसकी मैं एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता, बल्कि वो इतना बड़ा एरिया है जहां से पास हो रहा होगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से भी पास हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यानी कि उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है ना मैं नहीं बता सकता। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि वो डी डिस्टेंस के अंदर कहीं पर पाया जाता है। ठीक है ना, अभी यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर लो कि यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस रखा हुआ है स्लिट्स के, जो स्लिट की विड्थ है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं पोजीशन तो नहीं बता सकता इलेक्ट्रॉन की कि पोजीशन क्या है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होगा तो नतीजे में आप देखोगे कि पोजीशन तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं मोमेंटम जरूर एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि मोमेंटम कौन से एक्सिस में है। मोमेंटम है उसका एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, तो अभी फिलहाल मोमेंटम को हम सर्टेनली बता पा रहे हैं, लेकिन पोजीशन को हम सर्टेनली बता नहीं पा रहे क्योंकि स्लिट की जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो फिलहाल मैंने क्या कोशिश करने की, मतलब मैंने क्या कोशिश करी, मैंने कोशिश करी कि मोमेंटम सर्टेन रहे, तो मोमेंटम की डायरेक्शन कंफर्म रही। लेकिन उसकी वजह से जो पोजीशन है वो मैं सर्टेनली नहीं बता सकता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हुआ,
कि यहाँ से हुआ, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि इस डी रीजन के अंदर से कहीं से इलेक्ट्रॉन पास हुआ है। सो मोमेंटम सर्टेन हो गया, तो पोजीशन हो गई अनसर्टेन। अब इसका रिवर्स कोशिश करते हैं कि पोजीशन की सर्टेनिटी बढ़े। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने विड्थ जो थी वो कम कर दी, यानी कि अब मैं काफी ज्यादा सर्टेनली बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं से गुजर रहा है। ठीक है ना, अब मैंने पोजीशन को सर्टेन कर दिया। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को पतली सी स्लिट से गुजारा जाए, ठीक है, बारीक स्लिट से गुजारा है, यानी कि पोजीशन को मैं सर्टेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अब उतना ज्यादा एरर तो नहीं आ रहा ना, पहले तो इतना ज्यादा डी था तो बहुत ज्यादा एरर आता कि इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है इधर भी। अब तो सर्टेनिटी है मतलब कुछ लिहाज से कि यहीं कहीं से इलेक्ट्रॉन पास होगा। तो अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो एंड में रिजल्ट हमें अजीबोगरीब मिलता है। अब जो मोमेंटम है वो अनसर्टेन हो जाता है। अब पोजीशन की सर्टेनिटी बढ़ गई थी कि इतना सा डिस्टेंस है जहां से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो मैं तकरीबन एग्जैक्टली बता पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से गुजर रहा है। बट अब उसका जो मोमेंटम है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर आ गया। किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, और किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में, यानी कि फिलहाल हमारा जो मोमेंटम है ना वो अनसर्टेन हो गया। तो ऐसा मतलब ये प्रिंसिपल है, ऐसा हमने कई मरतबा कोशिश करा कि भाई किसी तरीके से दोनों चीजें एक साथ हम मेजर कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ एरर आ ही रहा होता है। अभी इससे पहले हमने मोमेंटम को अनसर्टेन रखा था तो पोजीशन अनसर्टेन हो गई थी, और फिलहाल अब हमने सर्टेन रखा है पोजीशन को तो मोमेंटम हो गया अनसर्टेन। और यही जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक चीज को सर्टेन करो तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा, यही है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब सारी बात यह है कि आखिर हम क्यों हमारे चैप्टर नंबर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को स्टडी कर रहे हैं, जिसका बेसिकली ताल्लुक फिजिक्स है। तो एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने स्टडी करा था बहुत एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है ना, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा था वो कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में। तो जैसा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक हमें पता चला कि अगर मैं लोकेट कर दूंगा किसी इलेक्ट्रॉन को कि वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर, मैं उसकी लोकेशन को जितना स्पेसिफिक करूंगा उतना ही ज्यादा उसका जो मोमेंटम है वो जो है उसमें एरर आएगा, उसके अंदर खराबी आएगी। इट मीन्स कि हम कभी भी 100% बता ही नहीं सकते कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वक्त एटम के अंदर कहां मौजूद है, पहले ऑर्बिट में है, दूसरे ऑर्बिट में। हम एक स्पेसिफिक रास्ते में नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है या वहां पर रिवॉल्व कर रहा है। तो फिर इसका क्या हल निकलेगा? इसका हल निकला केमिस्ट्री के अंदर, आप लोग आगे स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, जहां पर हम ऑर्बिट के बजाय ऑर्बिटल की बात करते हैं। ऑर्बिटल क्या है? दरअसल ऑर्बिटल एक रीजन है अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, कि वो वहां पर मोस्ट प्रोबेबल वहां पे हो सकता है। मतलब हाँ, गैर यकीनी कैफियत है, हम यकीनन नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक जगह पर है, बल्कि हम क्या कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो एक रीजन के अंदर हो सकता है, मतलब वो यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है। तो एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं हाइड्रोजन की मिसाल ही, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक जगह पे, मैं नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, बल्कि हमेशा अनसर्टेन होते हैं। तो हमें अपना आंसर प्रोबेबिलिटी में देना पड़ता है, हमें प्रोबेबल होना पड़ता है कि भाई हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर हो। तो वो एक रीजन हम सपोज कर लेते हैं अराउंड न्यूक्लियस, और वो जो रीजन होता है वो कहलाता है ऑर्बिटल, ठीक है ना। और वही बात है कि वो एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल होता है, जो कि आप जो है वो आगे स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरा जो बताने का मकसद ये है स्पेशली, वो ये है कि वाई वी आर स्टडिंग द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वो इस वजह से कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो बोहर का बताया हुआ तरीका जो मॉडल था, एक्चुअली उसका फेलियर है, और ये बात गलत हो गई। जो उसने मॉडल कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेसिफिक रास्ते को फॉलो करता है, वो एक स्पेसिफिक रास्ते को नहीं, बल्कि वो एक रीजन होता है जिसमें वो उसके मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ताल्लुक है हमारे केमिस्ट्री से इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।